नमस्कार। कल पत्रिका विश्लेषण कराते समय एक सज्जन का बहुत ही साधारण सा प्रश्न था कि ग्रहों के फलाफल को कैसे डिसाइड किया जाए अगर पत्रिका में कोई ग्रह अस्त का हो, नीच का हो या फिर जाकर के वक्री हो, तो इनके फलाफल कैसे बदल जाएंगे, इनके फलाफल कैसे होंगे। तो जितने सादगी से उन्होंने पूछा उतने ही सादगी से मैं इस चीज का उत्तर दूंगा। बहुत ज्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट है, तो आंसर भी इसका शॉर्ट रखूंगा। बहुत टेक्निकल पॉइंट्स इसमें ऐड नहीं करूंगा मैं। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कोई ग्रह अस्त है तो क्या है। इसकी विवेचना अलग अलग प्रकारों से बहुत सारे लोगों ने की है। जो मैंने देखा है, जो मैं समझता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें उदाहरण देते हैं। सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा प्रज्वलित है और जो ग्रह उनके समकक्ष हो, अमूमन बुध और शुक्र उनके बहुत नजदीक होते हैं, तो ये ग्रह प्रायः जो है अस्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह अस्त माना जाता है और उनके जो फल होते हैं, जैसे कि जो ग्रह अस्त हो गए उनके फल में कमी आ जाती है। देखिए, मैं इस चीज को थोड़े दूसरे तरीके से समझता हूँ। सबसे पहले अगर सूर्य बुध, जैसा मैंने चर्चा कर दी है कि सूर्य और बुध अमूमन नजदीक होते हैं और सूर्य बुध का एक योग होता है जिसे बुध आदित्य योग कहते हैं। अगर इसी तरह से ग्रह अगर अस्त हो जाए, यानी कि उस जो ग्रह अस्त हो रहा है उस ग्रह का बलाबल क्षीण हो जाए, बलाबल ना हो, तो फिर ये बुध आदित्य योग का महत्व क्या रह जाता है? ऐसा नहीं है। क्या है, मैं इस जिस टेक्निकलिटी और जिस टर्म से इसको मैं समझता हूं वो ये है कि जाहिर सी बात है कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। वो फायरी एलिमेंट है, वो अग्नि प्रधान है। उनके पास जो उष्म है, जो ऊर्जा है, दूसरे ग्रहों के पास उतनी ऊर्जा नहीं है। अब क्या होता है, जब भी कोई ग्रह सूर्य से बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो उस ग्रह में भी थोड़ी सी सूर्य की जो ऊर्जा है वो आ जाती है। नतीजतन रिजल्ट क्या निकल के आता है कि जैसे सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, तो अब जिस व्यक्ति के पत्रिका में सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं और बुध का प्रभाव यानी कि बुध जो है वो अस्त अगर हो गए हैं, तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति के भीतर बुद्ध की चतुराई तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके भीतर सूर्य का अहंकार भी है। अब शुक्र के साथ यही ग्रह अगर बैठ जाए, शुक्र अस्त हो जाए, तो क्या होगा? व्यक्ति कलात्मक होगा, रचनात्मक होगा, खूबसूरत होगा, लेकिन उस रचनात्मक चीजों के साथ, उस कला की चीजों के साथ उसके जीवन में सूर्य का अथॉरिटी भी चीजें ऐड हो जाती हैं। तो अब व्यक्ति के भीतर में वो सिंपल सी जो चीजें होनी चाहिए थी, जैसे कि बुद्ध से चातुर, इंटेलिजेंस, शुक्र से खूबसूरती, शुक्र से आपका कला, तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसका सूर्य के पावर के कारण वो चीजें कहीं ना कहीं कम दिखती हैं उसके भीतर में। ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसके भीतर में वो चीजें नहीं होंगी। पहला ये हो गया। दूसरे आ जाते हैं टर्म पे, नीच का ग्रह। देखिए, ग्रह की उच्च राशि, नीच राशि, इसका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबी थ्योरी है, मैं इस पे बहुत विशेष चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल इतना समझता हूं कि कोई ग्रह पर्टिकुलरली किसी राशि में नीच के होते हैं। जैसे ग्रहों की श्रेणियां हैं, ग्रह के फ्रेंडशिप टेबल हैं, जैसे दो पार्ट में ग्रह डिवाइडेड है। एक जो है जुपिटर के पार्ट वाले प्लैनेट है, यानी कि उनके मित्र ग्रह हैं, और एक सैटर्न के। तो जुपिटर के पार्ट वाले जो प्लैनेट हो जाते हैं, जैसे कि जुपिटर, मून, सन, ठीक है, और फिर जाकर के मार्स, ये जुपिटर साइड हो गए। इधर मर्क्यूरी, राहु भी आ जाएंगे इसमें, वीनस भी आ जाएंगे, सैटर्न भी आ जाएंगे। तो ये एक पार्ट हो गए। इसमें चंद्रमा और जुपिटर की, सॉरी, मर्क्यूरी की जो स्थिति है वो समभावस्थ वाली स्थिति है। चंद्रमा अगर अच्छे हैं, अच्छे कंडीशन में है, तो शुभ ग्रह हैं। अगर क्षीण में आ गए तो वो राहु से ज्यादा खतरनाक पाप श्रेणी में आ जाएंगे। फिर वो उसी तरह बुध है, शुभ ग्रह के साथ बैठे तो शुभ हो गए, और पाप ग्रह के साथ बैठे तो पाप श्रेणी में आ गए। तो दोनों का सिस्टम थोड़ा अलग है। खैर, तो हम चर्चा कर रहे थे नीच के ग्रह की। कुछ ग्रहों के उदाहरण से समझूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रहों का नीच का फल क्या होता है, उच्च का फल क्या होता है। जैसे कि किसी की पत्रिका में सूर्य अगर उच्च के हैं तो किस राशि में? मेष राशि में। नीच के हैं तो किस राशि में? तुला राशि में। क्या मतलब है इसका?
देखो मेष राशि जो है वो शौर्य की राशि है, पराक्रम की राशि है। सूर्य कौन है? राजा है। तो जब राजा अपने जीवन में पराक्रम को करेगा, पराक्रम के स्थान पर बैठेगा, तब उसकी जो संज्ञा होगी, वो जो उसकी जो पराक्रम की गाथा होगी वो बढ़ती जाएगी। चारों दिशाओं में उसका तेज, उसका नाम फैलेगा। और वहीं पर अगर वो राजा, शुक्र क्या है? शुक्र की तुला राशि क्या है? सातवें काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली के सातवें घर में जो राशि बनती है तुला राशि है। विशेष चर्चा नहीं करेंगे, भोग की राशि है, शुक्र की राशि है। अब कोई राजा अपने जीवन में पराक्रम छोड़ करके भोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करने लगे, जाहिर सी बात है उस राजा का, उस देश का पतन होना तय है। एक ये तथ्य। दूसरे में चलते हैं, दूसरे जिस ग्रह की आप चर्चा करो उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र भोग के कारक है। शुक्र के सबसे बड़े शत्रु राशि, शत्रु ग्रह बृहस्पति, मीन मीन यानी पाइसेस में वो उच्च के होते हैं। लेकिन सबसे प्रिय राशि, सबसे मित्र राशि बुध की राशि में नीच के होते हैं। क्यों? तो मैं मानता हूं कि शुक्र जो है वो लव है, अफेक्शन है, लग्जरी है, मनी है, अनकंडीशनल है। शुक्र जो भी है अनकंडीशनल है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। शुक्र जब पाइसेस में जाते हैं तो पाइसेस का जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो आकाश गंगा का है, एक समुद्र जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। शुक्र वहां पर जाते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि यहाँ पर अब मुझे कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है, मैं भोग करूंगा, ऐश करूंगा। लेकिन वही शुक्र जब अपने मित्र कन्या राशि, बुध की राशि कन्या राशि में आते हैं, नीच के होते हैं। क्यों? उसके पीछे क्या मेरा तर्क ये है कि कन्या राशि जो है वो व्यापार की राशि है, बुद्धि की राशि है, लॉजिक की राशि है, इंटेलिजेंस की राशि है, प्लस माइनस कैलकुलेशन की राशि है। शुक्र जब भी कन्या राशि में जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि शुक्र का जो जो कारकत्व है ये इनबैलेंस्ड हो जाता है। यानी कि शुक्र भोग के कारक है, लव के कारण है, अफेक्शन के कारक है। अब जिसके भी पत्रिका में शुक्र नीच के हो गए ना तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा इन चीजों में। धर्म पत्नी है, प्यार करना है, अनकंडीशनल करना है, लेकिन वो प्यार करने से पहले देखिएगा कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना है। समझ गए स्तर को? दूसरे उदाहरण से हम चलते हैं, शनि का उदाहरण लेते हैं। शनि तुला राशि में आपके उच्च के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं। क्यों? शनि जो प्लैनेट है वो कर्म के ग्रह है। मेष लगन की पत्रिका में वो कर्म भाव के स्वामी है, खुद मेष लगन की पत्रिका में। मंगल खुद शनि के राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन शनि मंगल के राशि में नीच के होते हैं। कारण क्या है? शनि विलंब के कारक है, शनि कर्म के कारक है। कर्म और पराक्रम दोनों में डिफरेंस है, एक माइनर सी लकीर है, उसका डिफरेंस है। पराक्रम का मतलब ये होता है कि मेरे पास आजादी है सब कुछ करने की, अच्छा करूं या बुरा करूं ये मेरा पराक्रम है। और कर्म जो मेरे लिए सात्विक हो, जो समाज के लिए अच्छा हो, ये कर्म होता है। ये शनि देखते हैं, अच्छे कर्म। तो शनि जब मंगल की राशि में जाती है जो कि पराक्रम की राशि है और जिसके भीतर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, उसे सब कुछ तुरंत में चाहिए। मंगल वाले लोगों को देखेंगे आप, जो भी है तुरंत एक्शन लेना है, वो वेट नहीं करते हैं। जिस कारण से मंगल जो है, सॉरी शनि जो है वो मंगल की जब राशि मेष राशि में जब जाते हैं तो वो नीच के रिजल्ट यानी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब आते हैं शुक्र की राशि में। शुक्र के राशि में शनि उच्च के क्यों होते हैं? तुला राशि में। तुला राशि तो भोग की राशि है, शुक्र की राशि है, इसमें शनि उच्च के क्यों हो जाते हैं? तो देखिए पत्रिका में इसके दो तथ्य हैं। एक कि काल पुरुष की कुंडली में आप देखोगे तो सातवां घर जो मिला है वो शुक्र के तुला राशि को मिला है, और शनि को इस सातवें घर में दिशा बल, दिग्बल प्राप्त होता है। दूसरा लॉजिक कि आप देखिएगा तुला राशि जिसका जोड़िए जो साइन है
वो बन रहा है तुला का, यानी बैलेंस्ड, तराजू, बराबर में, कि जो कि बिल्कुल न्याय के साथ चले, उसके मन में किसी पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के लिए पक्ष ना हो। देखिए, हालांकि ये शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि है, शुक्र भोग के कारक है, लग्जरी के कारक है, लेकिन इस राशि का जोड़ी एक साइन जो बन रहा है, वो जोड़ी एक साइन बन रहा है आपके तुला का, न्याय का। यही कारण है कि शनि इस राशि में उच्च के होते हैं। अब जैसे कि उदाहरण से शुक्र के बात की बहुत सारे लोगों को प्रश्न होगा कि शुक्र के तो भोग के कारक, तो भैया उस लॉजिक से अगर आप चलोगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि शुक्र जो है मिथुन राशि में नीच के नहीं होते हैं। मिथुन राशि में बुध का, लेकिन पर्टिकुलरली एक राशि में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वो राशि का वो कारकत्व है। हर राशि के अपने सिग्निफिकेंस होते हैं, हर राशि के अपने टर्म हो जाते हैं। एक उनका जो ना बेस होता है कि वो उसी बेस के ऊपर काम करेंगे, इसलिए राशि के बारे में बृहद जानकारी होना बहुत जरूरी है। तीसरा जो प्रश्न था, इसी में तीसरा जो इंक्लूडेड था वो था वक्री ग्रह। वक्री ग्रह क्या होते हैं? देखिए, पत्रिका में कोई भी ग्रह जब वक्रत्व को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि पृथ्वी से बहुत, पृथ्वी कक्षा से बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, तो उन्हें वक्रत्व यानी कि रेट्रो पोजीशन में वो आ जाते हैं, तो वक्री हो जाते हैं। इनका रिजल्ट क्या है? क्या ये बुरे माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं? देखिए, रेट्रो प्लैनेट के बहुत सारे थंब रूल्स हैं, बहुत सारे थ्योरी हैं। उनके पास एक चीज की संख्या बढ़ जाती है, जो कि है चेष्टा बल। यानी कि देखो, ग्रह तो बहुत सारे हैं, और ग्रहों की जो डिग्रीज हैं, ग्रहों के पास जो सडबल आते हैं, वो सडबल में बहुत प्रकार की चीजें हैं। नैसर्गिक बल हो गया, दिशा बल हो गया, ठीक है, और फिर जाकर के उसमें बहुत सारे टर्म्स इसमें है। उसमें एक आता है चेष्टा बल, कि ग्रह के पास कितनी चेष्टा है किसी चीज को पूर्ण करने की। तो जहां पर ये चेष्टा बल आ जाता है, तो इसका तात्पर्य यहाँ पर आंसर ही आ जाता है दो चीजों में, इसको समझिएगा। एक, कि जिस पत्रिका में ये ग्रह वक्री हुए हैं, उस ग्रह के पास इतनी क्षमता तो जरूर है कि वो आपकी जो भी डिजायर हो, जो भी आपके सपने हो, जो भी उस भाव, जिस भाव में वो है, या जिस भाव से कारकत्व बना करके रखे हैं, जिस भाव के अधिपति हैं, उन भाव की जो भी फुलफिलमेंट है, यानी कि उनके जो भी कारकत्व हैं, जो भी उस भाव से संबंधित आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, पूरा करके देंगे। लेकिन किसके साथ? तो चेष्टा के साथ, यानी कि अथक परिश्रम के साथ। चूंकि ये पृथ्वी की कक्षा से बहुत नजदीक है, और रेट्रो यानी वक्र चाल को अगर देखें तो अपने घर से थोड़े से रिवर्स मोड में चले जाते हैं। तो जब तक से आप इनके रिवर्स मोड को करेक्ट मोड में लेकर के नहीं आओगे, तो रिजल्ट में देरी हो जाती है। यानी कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जिसको अगर टेक्निकल भाषा में समझना चाहो तो, कि कोई भी ग्रह अगर वक्री है तो इसको ये समझना चाहिए कि उसका एक अंश जो है, एक आधा जो भी पावर है, वो पिछले घर में। और जाहिर से कहावत है कि एक भी कोई व्यक्ति दो नाव पर पैर रख करके बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब तक से कुछ पेंडिंग कर्माज जो है, जो पिछले राशि की बन रही है, उसको फुलफिल नहीं करोगे, तो जिस घर के लॉर्डशिप्स लिए हैं, जिस घर में बैठे हैं, वो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो वक्री ग्रह से बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये देखना है कि जिस घर में बैठे हैं, उस घर से पिछला घर कौन सा है, और उस घर के कारकत्व क्या है, उसको कर दीजिए। वक्री घर के ग्रह की भी कोई चिंता नहीं। तो ये 3 पॉइंट्स थे। मैंने तो कोशिश करी इसको कि बहुत सूक्ष्म तरीके से कंप्लीट कर दूं। हो सकता है कि वीडियो प्लस माइनस थोड़ा अधिक या थोड़ा कम हुआ हो। तो हालांकि अगर इसको विस्तृत में अगर बताने जाएं, समझाने की कोशिश करने जाएं, तो कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का वीडियो होता। तो मैंने कोशिश करी है इसको कम से कम में समाप्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।